हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं 13 जुलाई 2021 के पीआईबी एनालिसिस के साथ। इसका मतलब ये है कि पीआईबी के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे 12 जुलाई के, वो सारे आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। पहला आर्टिकल है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी को एक बुक प्रेजेंट की गई है। उस बुक का टाइटल क्या है? टेरेस गार्डन मिडे थोटा। ये बुक है जिसकी पहली कॉपी वाइस प्रेसिडेंट जी को प्रेजेंट की गई है। न्यूज देख लेते हैं। टी आर रेड्डी के द्वारा लिखित एक बुक है टेरेस गार्डन मिडे थोटा। इसकी पहली कॉपी जिसका इंग्लिश वर्जन श्री एम वेंकैया नायडू जी को प्रेजेंट किया गया है। तो याद रखिएगा, टी आर रेड्डी, इनकी एक बुक है। तेलुगु वर्जन में इसको लिखा गया था। हाल ही में इसकी पहली इंग्लिश कॉपी एम वेंकैया नायडू जी को प्रेजेंट की गई है। बुक का नाम क्या है? टेरेस गार्डन मिडे थोटा। इस बुक में बताया गया है कि टेरेस गार्डनिंग किसी पर्सन के लिए कितना ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। ये जो आपके राइटर हैं टी आर रेड्डी जी, हैदराबाद से रहते हैं और इन्होंने अपने टेरेस पर खुद की गार्डनिंग कर रखी है। देख लीजिए, पिछले 7 वर्षों में अपने टेरेस पर ही लगभग 1250 स्क्वायर फीट एरिया की बात करें अगर, तो उसमें 25 कुंटल जो है वेजिटेबल्स को उगाया है इन्होंने। तो अगर आप घर की छत पे ही खेती कर सकते हैं तो फिर लैंड यानी फील्ड में जाने की जरूरत क्या है, आपको खेत में जाने की जरूरत ही नहीं। तो मिडे थोटा टेरेस गार्डन बुक ये किसने लिखी है? टी आर रेड्डी जी ने। और ये बुक की जो इंग्लिश वर्जन है इसको समर्पित किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी को। हालांकि ये बुक जो मिडे थोटा है ओरिजिनली तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई थी। इस बुक में बताया गया है कि टेरेस गार्डनिंग कैसे की जा सकती है ताकि लोग अवेयर हों टेरेस गार्डनिंग के विषय में। जो आपके टी आर रेड्डी हैं उन्होंने अपनी टेरेस गार्डनिंग यानी मिडे थोटा में कभी भी सॉइल या फिर एनुअल मैन्योर के अलावा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया। तो याद रखिएगा, टेरेस गार्डन मिडे थोटा, इसकी पहली इंग्लिश वर्जन की कॉपी वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी को दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि पिछले 22 महीनों में हम लोगों ने खास फोकस ये किया कि जल जीवन मिशन के तहत जो 5 इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड स्टेट्स हैं उनको पहले वाटर सप्लाई इंश्योर की जाए। तो टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया है किसको? जापानी इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को स्टार्टिंग में। उसके अलावा इस वर्ष के लिए 2021-22 के लिए जो 5 ये स्टेट हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड, उनको कितना फंड एलोकेट किया गया है सब कुछ पढ़ेंगे। देखते हैं आज की न्यूज। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि पिछले 22 महीनों में हमारा खास फोकस रहा है उन 5 जापानी इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड स्टेट्स के ऊपर ताकि उनको जल जीवन मिशन के तहत टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया सके। देखिए, 5 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स के 61 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया था जल जीवन मिशन के लिए। ये 5 जापानी इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड स्टेट्स कौन से हैं? तो असम है, बिहार है, तमिलनाडु है, यूपी है और वेस्ट बंगाल है। ये 5 स्टेट्स हैं जो जापानी इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड हैं। इन 5 स्टेट्स के 61 डिस्ट्रिक्ट्स पर खास फोकस किया गया है जल जीवन मिशन के तहत ताकि इनको टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया सके। आपको पता ही है, जापानी इंसेफ्लाइटिस गंदगी से हो जाता है, तो अगर जल्दी से जल्दी इनको पीने का पानी स्वच्छ दे दिया गया तो बहुत हद तक जापानी इंसेफ्लाइटिस कर्व हो जाएगा। लास्ट ईयर गोरखपुर में कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी जापानी इंसेफ्लाइटिस से। फिर बिहार में आपका चमकी बुखार भी काफी चर्चा में रहता है। तो ये 5 राज्य हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस की वजह से रिस्पॉन्सिबल हैं। इन 5 राज्यों को जल जीवन मिशन में 61 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है। जब 15 अगस्त 2019 को ये मिशन लॉन्च हुआ जल जीवन मिशन, तो इन 5 राज्यों के जो ये 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मात्र 2.67% हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर कनेक्शन था। लेकिन अब कितना हो गया है? अब हो गया है 97 लाख बढ़ गया है पिछले 22 महीनों में। तो अब हो गया है 35% हाउस होल्ड के पास टैप वाटर कनेक्शन। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे। जब 15 अगस्त 2019 को ये स्कीम लॉन्च हुई तो इन 5 स्टेट्स के 61 डिस्ट्रिक्ट्स में जो घर हैं रूरल हाउस होल्ड, उनमें मात्र 2.67% हाउस होल्ड के पास टैप वाटर कनेक्शन था। लेकिन 22 महीनों में ये बढ़ गया है लगभग 97 लाख के आसपास और ये हो गया है 1.05 करोड़। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में जल जीवन मिशन काफी अच्छा काम किया है। इवन जो हमारा नेशनल एवरेज है जिसकी स्पीड है 23.43%, उससे भी 12% अधिक तेजी से काम हो रहा है जापानी इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की स्पीड क्या है? 32% के आसपास, और इंडिया का एवरेज चल रहा है 23.5 के हिसाब से। तो जायज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो टारगेट सेट किया था कि ये 5 स्टेट्स जहां पे जापानी इंसेफ्लाइटिस की भरमार है वहां पर पहले टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया है जल जीवन मिशन के तहत, तो वो कारगर कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है।
2021-22 में जापानी इंसेफ्लाइटिस को कर्व करने के लिए इन 5 राज्यों को 462.81 करोड़ दिया गया। कितना? 462.81 करोड़ दिया गया है ताकि जापानी इंसेफ्लाइटिस को कर्व कर सकें। जापानी इंसेफ्लाइटिस की वजह से कई बार बच्चों में और जो यंग एडल्ट होते हैं उनकी मौत हो जाती है। जल जीवन मिशन के तहत इन पर फोकस किया जा रहा है। तो जल जीवन मिशन की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था ताकि सभी रूरल हाउस होल्ड्स को यानी ग्रामीण घरों में 2024 तक टैप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाए। जल जीवन मिशन 2021-22 के लिए 50,011 करोड़ अनाउंस किए गए। कितने? 50,011 करोड़ अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 26,940 करोड़ दिए जाएंगे और बाकी 15 फिनांस कमीशन की ग्रांट के हिसाब से जाएगा। तो 2021-22 के लिए कितना अलाउ किया गया है? 50,011 करोड़, याद रखिएगा। जब जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 में, तो इंडिया के सिर्फ 17% हाउस होल्ड के पास टैप वाटर कनेक्शन था, लेकिन इन 22 महीनों में यानी जब से ये लॉन्च हुआ तब से अब तक लगभग 40.51% घरों में हाउस होल्ड कनेक्शन मिल चुका है। तो ये आप वैल्यू वाइज याद रखिएगा। इंडिया के जो 18.93 यानी 18.93 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, रूरल हाउस होल्ड, उनके सिर्फ 3.23 करोड़ हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन था, लेकिन पिछले 22 महीनों में ये 7.67 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितने करोड़ घरों में कनेक्शन बढ़ा है, तो 4.5 करोड़ घरों में कनेक्शन बढ़ गया है। ये जल जीवन मिशन था। जापानी इंसेफ्लाइटिस अफेक्टेड 5 स्टेट से, 61 डिस्ट्रिक्ट से 97 हाउस होल्ड को कनेक्शन मिल चुका है। पहले कितना था, बाद में कितना था, ये सब कुछ आपको पता चल गया है। और कल भी मैंने जल जीवन मिशन बढ़ाया था, तो वो आप कल वाली PIB से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने रथ यात्रा की इवनिंग पर देश को जो है बधाइयां दी। उनके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी बधाइयां दी। तो दोनों की न्यूज मैंने एक ही में ले ली क्योंकि एक एक न्यूज थी। ये देख लीजिए, जो रथ यात्रा होती है उसकी शुरुआत आषाढ़ मंथ की जो शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन होता है उस दिन होती है। 9 दिनों तक ये रथ यात्रा चलती है। जगन्नाथपुरी ओडिशा है। इसमें 3 रथ होते हैं। आप यहाँ देख लीजिए ये इमेज, भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, बहन सुभद्रा का रथ होता है और बलराम जी का रथ होता है। ये 3 रथ होते हैं रथ यात्रा में। ऐसा कहा जाता है, ये यहाँ पढ़ भी सकते हैं, जगन्नाथ भगवान, बलराम और सुभद्रा जी का रथ होता है। उनको बलभद्र भी कहते हैं, दूसरा नाम है। और ये रथ यात्रा में हजारों जो है श्रद्धालु पार्टिसिपेट करते हैं, तो पता ही है आपको। ये किंवदंती है यानी कहानी है कि जो भगवान जगन्नाथ हैं वो अपनी मौसी के घर 9 दिन रहने के लिए आते थे। कहाँ पर? ओडिशा में। इन 9 दिनों में वो जो ओडिशा का मंदिर था क्वीन गुंडिचा टेम्पल, उसको विजिट करते थे। तो ये 9 दिन की यात्रा इसीलिए ऑर्गेनाइज की जाती है जगन्नाथ भगवान की। और तीनों रथ में नाम याद रखिएगा, बहन सुभद्रा की शादी किससे करवा दी थी श्री कृष्ण भगवान ने? अर्जुन से करवा दी थी। दुर्योधन गए थे बलराम को भ्रमित करने, लेकिन सुभद्रा की शादी इन्होंने अर्जुन से करवा दी थी। उसी के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। खैर आगे आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, नहीं तो महाभारत स्टार्ट हो जाएगी। जगन्नाथपुरी टेम्पल, इसको यमनिका टेम्पल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यमराज की भूमि, गॉड ऑफ डेथ जो यमराज हैं उनकी भूमि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यमराज का इफेक्ट कम हो जाता है क्योंकि भगवान जगन्नाथ की प्रेजेंट है यहाँ पे, इसलिए यमराज का इफेक्ट कम हो जाता है। और जो जगन्नाथ टेम्पल है इसके विषय में एक कहावत ये है कि जगन्नाथ टेम्पल के जो ऊपर इनका झंडा लगा है वो हवा की विपरीत दिशा में ही हमेशा उड़ता है। जगन्नाथ टेम्पल में 4 गेट हैं। चारों गेट का आपको नाम, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, हायर एग्जाम के लिए, चारों गेट का नाम पता होना चाहिए आपको। ईस्टर्न सिंह द्वार कहलाता है, सदर्न अश्व द्वार कहलाता है, वेस्टर्न व्याघ्र द्वार कहलाता है और नॉर्दर्न जो गेट है वो हस्ती द्वार कहलाता है। उसके अलावा जगन्नाथ टेम्पल के गेट के एंट्री के जस्ट सामने एक अरुण स्तंभ यानी सन पिलर भी लोकेटेड है, जो कि ओरिजिनली कोणार्क टेम्पल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी जी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट LNG फैसिलिटी नागपुर में इनॉग्रेट की गई है। देखते हैं आर्टिकल क्या है। कई जगह पे मैंने खुद भी करंट अफेयर्स में इंडिया की फर्स्ट LNG फैसिलिटी करवा दिया है, हालांकि उसको करेक्ट करेंगे हम लोग कल की वीडियो में मॉर्निंग में। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट LNG फैसिलिटी नागपुर में इनॉग्रेट की है किसने? नितिन गडकरी जी ने। इस दौरान इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, यानी कि जो आप के लिए एग्रीकल्चर की इनकम होती है वो सिर्फ फूड ग्रेन को सेल करने से नहीं होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि सपोज करो आपके पास राइस, कॉर्न, शुगर बच जाता है, फिर वो वेस्ट में जाता है, तो उससे अच्छा आप एथेनॉल बना लें, फिर गवर्नमेंट को उसको बेच दें। इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, यानी फूड ग्रेन का
एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम गुजरात ने लॉन्च की थी। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है, एग्रीकल्चर सिर्फ खा के हम लोग ना रहें या फिर एक ही इनकम का सोर्स ना बनाए रखें एग्रीकल्चर सेक्टर को, डिफरेंट चीज़ों से जो है इनकम जनरेट की जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो हाल ही में देश की पहली प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी नागपुर में स्थापित की गई है, जो कि महाराष्ट्र की फर्स्ट एवर लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल भी होगा, याद रखिएगा। नितिन गडकरी जी ने कहा कि हर वर्ष इंडिया द्वारा 8 लाख करोड़ का पेट्रोलियम इंपोर्ट किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करेंगे तो ये 8 लाख का इंपोर्ट काफी ज्यादा हद तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ नितिन गडकरी जी से पूछा गया कि फ्लेक्स इंजन कब तक यूज करेंगे, तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि अगले 3 महीने में जो है इस पर डिसीजन हो जाएगा, और जो 4 व्हीलर्स होंगे और 2 व्हीलर्स होंगे उनके लिए फ्लेक्स इंजन कंपलसरी होगा। अच्छा, ये फ्लेक्स इंजन क्या होता है? फ्लेक्स इंजन ये होता है कि अगर गैसोलीन में कोई भी चीज मिक्स कर दी जाती है, सपोज करिए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है ना इंडिया में, 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है। कुछ दिन पहले उसको 2023 किया था, एक बार मैं रिकन्फर्म कर लूंगा आपको फिर बता दूंगा। 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 20% है, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनीज कह रही हैं कि भैया अगर इतना मिक्स कर दोगे तो ये गैसोलीन यानी पेट्रोल डीजल के लिए इंजन यूज किया रहे हैं, चलेंगे नहीं। तो फ्लेक्स इंजन वही होते हैं जो गैसोलीन में सर्टेन अमाउंट तक कुछ मिक्स करने पर चल पाए। अभी ये 83% तक गैसोलीन रहता है और 17% कुछ और रहता है, तो आराम से ये फ्लेक्स इंजन काम करते हैं। बात करते हैं एलएनजी की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये देख लीजिए लिक्विड फॉर्म में होती है और लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए इसको -259 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। एलएनजी में 95% तक मीथेन होता है, याद रखिएगा। एलएनजी और एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इसमें मीथेन होता है, इसमें ब्यूटेन होता है, ये इतना अंतर है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेचुरल गैस का रिजर्व किसके पास है? अल्जीरिया के पास है, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास है। एलएनजी जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये क्लीनेस्ट बर्निंग फॉसिल फ्यूल है, सबसे कम एमिशन करता है। तो एलएनजी याद रखिएगा, मैक्सिमम पार्ट होता है इसमें मीथेन का। इंडिया का एम है कि अगले कुछ वर्षों में 100 बिलियन रुपए 100 बिलियन रुपीज जो है खर्च किए हैं ब्लू इकोनॉमी पर डीप ओशन मिशन के द्वारा। देख लेते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर बने हैं। पहले हर्षवर्धन जी थे, अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो गए। इन्होंने अनाउंस किया है कि अगले कुछ वर्षों में 100 बिलियन इंडियन रुपीज डीप ओशन मिशन के द्वारा ब्लू इकोनॉमी पर खर्च किए जाएंगे। ये देख लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस किया है कि डीप ओशन मिशन के द्वारा अगले कुछ वर्षों में ब्लू इकोनॉमी पर 100 बिलियन इंडियन रुपीस को खर्च किया जाएगा। लगभग 110 बिलियन इंडियन रुपीस खर्च करने हैं। डीप ओशन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का मिशन है, इसमें इसरो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। डीप ओशन मिशन में ये होगा कि कुछ लोग एक सबमरीन के अंदर जाएंगे, लगभग 3 लोग होंगे जो सबमरीन के अंदर जाएंगे, ओशियन सरफेस पर यानी जो समुद्र का तल होता है वहां पर जाएंगे और वहां पर पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स को खोजेंगे। देख लेते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग वो क्या होता है सब कुछ। तो 3 लोग जाएंगे इंडिया से, लगभग 6 किलोमीटर बॉटम एट सी फ्लोर। तो ये लोग जाएंगे वहां पर, देखेंगे कि कुछ खनिज हैं क्या, और फिर उनको इंडिया में एनर्जी सेक्टर में यूज किया जाएगा। डीप ओशन मिशन 2018 में इसको एक्सप्लोर करने के लिए इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इस मिशन में कहा गया कि अगले 5 वर्षों में 4077 करोड़ खर्च किए जाएंगे डीप ओशन मिशन में। देखिए, अभी डीप ओशन मिशन की टेक्नोलॉजी सिर्फ 5 देशों के पास है। ये 5 देश हैं, यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना। इंडिया जो है 6वां देश हो जाएगा जिसके पास डीप ओशन मिशन की टेक्नोलॉजी हो जाएगी। देखते हैं क्या है डीप ओशन मिशन। मैंने अभी आपको बताया था, एक सबमरीन 3 लोगों को लेकर जाएगी सी फ्लोर पर, यानी लगभग 6000 मीटर की गहराई में, 6 किलोमीटर। वहां पर जाके ये लोग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को खोजेंगे कि क्या सी फ्लोर पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं या नहीं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में क्या होता है? ये चट्टानें होती हैं, मोस्टली इनमें आयरन, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट होता है। और मैग्नीज का एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया में मैग्नीज नहीं पाया जाता है या फिर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हम मैग्नीज बेसिकली इंपोर्ट करते हैं। अगर मैग्नीज मिल जाती है यानी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? फरवरी 2019 में एक नया विजन, इंडिया का नया विजन लॉन्च किया था 2030 के लिए। उस नए विजन में 10 कोर डायमेंशन यानी 10 कोर डायमेंशन चुने गए हैं ग्रोथ के लिए। उन 10 कोर डायमेंशन में से एक ब्लू इकोनॉमी भी है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 2030 के लिए जो इंडियन विजन चुना गया है उसमें कितने कोर डायमेंशन चुने गए हैं।
तो 10 कोर डायमेंशन चुने गए हैं। इंडिया की जो कुछ दिन पहले ही मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इन्होंने सेंट्रल इंडियन ओशन में, यानी जो हिंद महासागर क्षेत्र का केंद्रीय हिंद महासागर क्षेत्र है, वहां पर इंडिया को 75,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया दिया है कि आप जाके डीप ओशन मिशन के तहत एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का। तो आप सी बेड पे जाके, यानी कि जो सी का फ्लोर है वहां पर जाकर आप पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और अपनी एनर्जी सेक्टर में यूज कर सकते हैं। कहीं भी अगर सी फ्लोर यानी सी वाले एरिया में एक्सप्लोरेशन करना होता है तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है। इंडिया को 75,000 किलोमीटर स्क्वायर के लिए परमिशन मिल चुकी है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की बात करें तो अनक्लॉस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। सी बेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है जमैका किंगस्टन में। सेक्रेटरी जनरल है मिसाइल डब्ल्यू लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव और एफपीओ के द्वारा जो एक्सपोर्ट है उसको लिंक करने के लिए एपिडा ने नाफेड के साथ एक एमओयू साइन किया है। देख लेते हैं। एपिडा ने कुछ दिन पहले ही एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए वाराणसी में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी वाराणसी में। अब देखते हैं एपिडा क्या करता है। ये एपिडा ने नाफेड के साथ एमओयू साइन किया है ताकि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है और जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं उनको कोरिलेट किया सके एक्सपोर्ट सेक्शन से। देखिए, कोऑपरेटिव और फिर एफपीओस को एक्सपोर्ट से डायरेक्टली लिंक करने के लिए एपिडा और नाफेड ने आपस में एमओयू साइन कर लिया है। इसमें क्या होगा, देखिए, एपिडा एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है और नाफेड जो है प्रमोशन करेगा उन एफपीओस का, कोऑपरेटिव्स का, जो कि एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2018 की, उसमें पहले ही बता दिया गया था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पर ध्यान दिया जाएगा ताकि फार्मर्स को प्राइस बेहतर मिल सके उनके प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए नाफेड ने क्या किया, हनी एफपीओ का एक नेटवर्क तैयार कर रहा है नाफेड। ये हनी एफपीओ का नेटवर्क उस सर्टेन राज्यों में तैयार किया जाएगा। लगभग 65 हनी एफपीओ को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि हनी कॉरिडोर बनाएंगे नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। हनी एफपीओ, ये देख लीजिए आप, इंडिया का पहला हनी एफपीओ कहाँ रजिस्टर किया गया था, एमपी में, मध्य प्रदेश में रजिस्टर किया गया था। 2020 में ये हनी एफपीओ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि एफपीओस का फॉर्मेशन और प्रमोशन किया जा सके हनी सेक्टर में। नॉर्मल सेक्टर के लिए तो एफपीओ पहले से हैं, हनी सेक्टर के लिए कभी नहीं थे। और कुछ समय पहले याद होगा गवर्नमेंट ने कहा है कि 10,000 नए फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं। एपिडा तो हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं क्योंकि फाजिल मैंगो जो है डिस्पैच किया गया था, कहाँ से, फाजिल मैंगो वेस्ट बंगाल का था ना, डिस्पैच किया गया था बहरीन के लिए, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बढ़ते हैं नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर की अपेक्स बॉडी है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1958 में की गई थी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। चेयरमैन है डॉक्टर विजेंदर सिंह। लास्ट न्यूज है, बहुत छोटी सी न्यूज। WHO की एक एडवाइजरी कमेटी है ह्यूमन जीनोम एडिटिंग पर, उसमें एक इंडियन बायोलॉजिस्ट को चुना गया है। तो ये न्यूज पीआईबी में आई थी, देख लेते हैं कौन हुआ। वो हैं प्रोफेसर मनीषा एस इनामदार। प्रोफेसर मनीषा एस इनामदार को WHO एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी में चुना गया है जो कि ह्यूमन जीनोम एडिटिंग पर बनाई गई थी। देखिए, इनका मेन पर्पज है कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड डेवलप करना ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के लिए, वरना कोई कंट्री इंसानों को जीनोम सीक्वेंस करके नया नया इंसान बना देगी। मतलब किसी को अगर बच्चा सचिन तेंदुलकर चाहिए तो पहले ही से जीनोम ऐसा सीक्वेंस कर दिया जाएगा कि बच्चा सचिन तेंदुलकर ही पैदा होगा। तो कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी में किसको चुना गया है, प्रोफेसर मनीषा एस इनामदार को, इंडिया से। देखिए, जीन एडिटिंग बहुत खतरनाक विषय है। अगर किसी को नहीं पता है तो किंग कॉन्ग मूवी है शॉ की, रॉक आपने देखा, रॉक जो WWE खेलते हैं, रॉक की एक मूवी है, मेरे ख्याल से किंग कॉन्ग ही है। उसमें CRISPR-Cas9 का इफेक्ट दिखाया गया है जीन एडिटिंग का। बहुत फ्री टाइम हो तो आप देख लीजिए, 2.5 घंटे की मूवी है। जीन एडिटिंग में क्या होता है, डीएनए जो कि किसी सेल में पाया जाता है उसमें स्पेसिफिक चेंज कर दिए जाते हैं और फिर उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। चाइना और साउथ कोरिया CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं जीन एडिटिंग टूल के तौर पर। CRISPR मतलब क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो देखिए, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रोकन जीन्स को रिपेयर करती है। अच्छा, ब्रोकन जीन्स, ब्रोकन अपने आप तो ब्रोक हो नहीं जाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले Cas9, ये एक एटॉमिक सीजर है यानी आणविक कैंची है। तो जैसे ये जीन है आपका, ये जीन है, तो ये आपस में कटा मतलब कि जुड़ा हुआ है, तो हमें लगा ये जीन जो है
हमारे बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, तो हमने यहाँ से Cas9 से, जो कि एक एटॉमिक सीजर है, उससे इस जीन को काट दिया और इसको काट के अलग कर दिया। और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद किया ये जो गैप हो गया था इन दोनों जीनों को आपस में जोड़ लिया। तो ये हो गई क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। जो Cas9 है ये एंजाइम प्रोटीन है जिसको आणविक कैंची यानी फिर एटॉमिक सीजर कहते हैं, और इसकी मदद से ही जो जीन होते हैं उनको जोड़ा जाता है। बाकी क्रिस्पर की मदद से जो डिफॉल्ट जीन है उसको हटा दिया जाता है। बाकी यदि आप देख लीजिए, नाबार्ड का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये करंट अफेयर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है क्योंकि यूपी ने कितना एमएसपी परचेस किया, ये यूपी रिलेटेड क्वेश्चन है। और वैसे भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि पंजाब ने हाईएस्ट वीट प्रोक्योरमेंट किया है एमएसपी पर। पंजाब ने राइस प्रोक्योरमेंट भी हाईएस्ट ही किया है। CPWD ये भी करंट अफेयर्स में ले लिया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे मैंने ले लिया। और ये एपिडा वाला मैं करंट अफेयर्स में पहले ही ले चुका हूँ। ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको, इसी वीडियो में बताया है। वाराणसी में एक मीटिंग की थी इंडिया एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो बस आज इतने ही टॉपिक थे आपके PIB में। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।